हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट ऑफ लाइफ सेल। उसके अंदर हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी और अपने टॉपिक के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे अधिक क्वेश्चन जिस टॉपिक में से आते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेनली इसके कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसके कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन इसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम हैं इसके। तो हम इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे क्योंकि सेल के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन एक प्रॉपर नेम इसको हम दे सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है वो अब जो नॉर्मल साइंटिस्ट ने लास्ट में आकर एक लेयर की स्ट्रक्चर जो खोजी मेम्ब्रेन की, तो उसमें मेनली दो प्रोटीन की लेयर और एक लिपिड की बाई लेयर, मतलब कि लिपिड के दो लेयर होते हैं जिसमें एक दूसरे के ऊपर वो अरेंज होती है और उसके ऊपर और साइड सैंडविच के रूप में प्रोटीन उस लिपिड को वहाँ पर अपने साथ जोड़े रखता है। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की दिखाई दे रही है। लेकिन ये सेल स्ट्रक्चर किस प्रकार पता चला, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, तो इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो हैं वो अपने मॉडल दिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, उन्होंने क्या क्या दिया, किस किस प्रकार से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जो लिपिड या जो प्रोटीन की लेयर है वो किस प्रकार अपने आप को अरेंज करती है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए ओवर्टन साइंटिस्ट है। ओवर्टन ने क्या कहा 1895, उसमें इतनी साइंस में एडवांसमेंट नहीं थी, उसमें साइंस के बारे में इतना कुछ वो रिसर्च वो नहीं चली थी। तो उन्होंने वो माइक्रोस्कोप में सेल को देख रहे थे, तो उन्होंने कहा भी एक सेल है जिसके अंदर लिपिड की लेयर पाई जाती है। उन्होंने आरबीसी को जब स्टडी कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने देखा भी एक सेल के चारों ओर लिपिड की लेयर पाई जाती है। उन्होंने ये कैसे पता लगाया कि लिपिड की लेयर है? उनको जब उन्होंने आरबीसी को लिपिड सोल्यूबल मटेरियल में रखा तो लिपिड को उन्होंने जो सेल था वो लिपिड को सेल के अंदर एंट्री करने की परमिशन मिल गई, जबकि वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो थे वो बहुत ही मुश्किल से सेल के अंदर एंटर करते थे। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा भी लिपिड की लेयर है तभी वो लिपिड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने दे रही है। तो उन्होंने कहा भी लिपिड की लेयर पाई जाती है और वो लिपिड होती है फास्फोलिपिड, फास्फोरस की बनी होती है, उसको बोलते हैं फास्फोलिपिड लेयर, सिंगल लेयर होती है। तो उन्होंने इसको समझाया कि लिपिड की लेयर है, तो उस समय इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो वो वहीं तक उन्होंने अपने मॉडल को दिया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए गोर्टर एंड ग्रेंडल। गोर्टर और ग्रेंडल ने कहा कि यहाँ पर इसकी लिपिड की दो लेयर हैं। ये लिपिड की दो ही लेयर बताई, प्रोटीन को उन्होंने नहीं बताया कि लिपिड की दो ही लेयर है जिसके ऊपर का सिरा हाइड्रोफिलिक है और नीचे का सिरा वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वो जल रोधी और जल स्नेही सिरे बने होते हैं लिपिड के, और वो दो लेयर की बनी होती है। सिर्फ इतना ही मॉडल जो था वो बताए गए कि ये लिपिड की लेयर इस प्रकार अपने आप को अरेंज करती है। तो ओवर्टन ने सिर्फ एक लेयर बताई और जो गोर्टर एंड ग्रेंडल उन्होंने क्या बताई, दो लेयर बताई। किसकी? सिर्फ लिपिड की, 1925 के अंदर। फिर आए डेनियली और डेविसन। डेनियली और डेविसन ने क्या कहा कि इन्होंने सिर्फ इस मॉडल को ही बताया कि लिपिड की दो लेयर के साथ लिपिड बाई लिपिड लेयर के साथ प्रोटीन की लेयर भी इसमें पाई जाती है जो उसके साथ आपस में जुड़ी रहती है। तो डेनियली और डेविसन ने 1935 के अंदर प्रोटीन की लेयर भी साथ में जोड़ी, भी इसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है रॉबर्टसन मॉडल। ये भी क्या कर रहे थे, आरबीसी के अंदर उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर होती है ये बाहर की तरफ, मतलब कि इस प्रकार से ये बाहर की तरफ एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और बीच में कुछ लाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हल्की। तो बाहर वाली स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये प्रोटीन और ये लिपिड, मतलब कि उन्होंने कहा भी ये
एक तरह से यूनिट, एक इकाई के रूप में काम करती है, इसमें दो प्रोटीन की लेयर और एक लिपिड की लेयर आपस में जुड़कर और उसको नाम दिया यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। यूनिट मीन्स एक इकाई के रूप में, मतलब कि तीनों लेयर जो होती है वो एक इकाई के रूप में जुड़ी रहती है और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लेकिन धीरे धीरे उस मॉडल को भी वैज्ञानिकों ने कहा भी ये तो स्टेबल मॉडल है, प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को हिलाती रहती है, उसका साइज़ भी चेंज होता है। तो उन्होंने ये जो मॉडल दिए गए, इन मॉडल के अंदर स्टेबिलिटी थी, स्थायित्व था, मतलब कि उसके अंदर चेंज होने की इलास्टिसिटी का उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया भी ये फिर हिलती कैसे है। इनके अंदर जब मॉलिक्यूल जब आते हैं तो सेल फूलती भी है, जब मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं तो सेल सिकुड़ती भी है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट को वो किसी भी तरीके से वैज्ञानिक जो थे वो नहीं बता पाए। तो धीरे धीरे सारे मॉडल जो थे वो आगे से आगे उन्हीं कमियां निकालते गए और कमियां निकालते निकालते लास्ट में फिर वैज्ञानिक आए सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन ने क्या दिया, अपना मॉडल दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने भी क्या कहा, ये आरबीसी के अंदर उन्होंने सर्च कर रहे थे, तो ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगर व निकोलसन द्वारा दिया गया प्रोटीन का मॉडल है, जो कुछ मात्रा में कहाँ मिलता है, रॉबर्टसन के मॉडल से मिलता है। रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मिलता है। तो रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया और सिंगर व निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है, इसको समझते हैं। फ्लूइड मीन्स लिक्विडिटी, मतलब कि उसके अंदर फ्लो के रूप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हिलते रहते हैं। सेल का जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड की शेप में हिलती डुलती रहती है। और मोज़ेक मीन्स जगह जगह धब्बे, मोज़ेक मीन्स क्या होता है, जगह जगह धब्बे। तो दोनों का मिश्रण था। तो उन्होंने लिपिड की लेयर को फ्लूइड मॉडल दिया और जगह जगह प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर जहाँ पर पाई जाती है तो उन्होंने उसको मोज़ेक कहा। किस प्रकार से कहा, उन्होंने कहा भी जो प्रोटीन की जो लेयर है वो उसके सरफेस के ऊपर भी है और नीचे, दोनों अंदर और बाहर दोनों लेयर पे पाई जाती हैं। लेकिन प्रोटीन के कुछ पार्ट जो होते हैं वो लिपिड के अंदर धसे रहते हैं। प्रोटीन के कुछ पार्ट जो होते हैं वो लिपिड के अंदर धसे रहते हैं। तो प्रोटीन यहाँ पर दो टाइप की प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल मीन्स परिधीय, इंटीग्रल मीन्स अंतर्गत, अंदर स्थित। तो यहाँ पर आपको ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो बाहर की स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब कि उसके पेरिफेरल, मतलब कि वो बाहर की बाउंड्री बनाएगी और अंदर की बाउंड्री बनाएगी, उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिपिड की बाई लेयर के अंदर धसी हुई स्थिति में होते हैं। तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। वो लिपिड जो है, अब लिपिड की लेयर के अंदर जब प्रोटीन धस जाता है तो लिपिड की लेयर जो होती है वो इधर उधर हिलने डुलने लगती है। तो स्ट्रक्चर तो लिपिड की वही थी, एक सिरे जो थे वो दो सिरे थे, इसमें टेल एक दूसरे के अपोजिट थी और हेड जो थे वो बिल्कुल अपोजिट एंड की ओर थे। तो दोनों तरफ ये टेल आपस में जुड़ी हुई है और हेड दो अपोजिट पोल की ओर हैं। तो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि जल रोधी और जल स्नेही। इसको हम जल स्नेही बोलते हैं और इसको हम जल रोधी बोलते हैं। तो जल रोधी और जल स्नेही परत जो है वो प्रोटीन को, वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोकती है, क्योंकि ये जो जल रोधी लेयर है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को या जल के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोकती है। तो इसीलिए ओवरटन का जो मॉडल था वो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अपने समझ सकते हैं कि ओवरटन ने जो कहा भी ये लिपिड की लेयर होती है इसलिए वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर से या वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल इसमें एंटर नहीं कर सकते, जबकि लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल इसके अंदर आसानी से एंटर कर सकते हैं। तो फिर वो ये नहीं समझा पाए कि फिर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल किस प्रकार से एंटर करेंगे, या जो मॉलिक्यूल लिपिड में सोल्यूबल नहीं है वो किस प्रकार से एंटर करेंगे। तो वो नहीं समझा पाए, वो ये भी नहीं समझा पाए और ये मॉडल भी नहीं समझा पाए। ये उन्होंने बिल्कुल, ये मॉडल जो था वो बिल्कुल स्टेबिलिटी थी, उसके अंदर स्थायित्व था, वो हिलने डुलने वाला वो नहीं बता पाए किस प्रकार और इलास्टिसिटी होती है। लेकिन ये मॉडल जो है वो सर्वमान्य है। यहाँ पर उन्होंने हर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लागू किया। तो हम ये बात कर रहे थे किसकी, लिपिड की। लिपिड की बाय लेयर होती है जिसके अंदर ये लिपिड की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक जो हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है वो आपस में दो लेयर बनाती है और इसकी मोटाई होती है लगभग 35 एंगस्ट्रॉम दोनों लेयर की, लिपिड की बाई लेयर की। उसके ऊपर की तरफ भी प्रोटीन है जिसमें कुछ भाग पेरिफेरल प्रोटीन का होता है और कुछ भाग जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन का भी होता है जो अंदर धसी रहती है, जिसके कारण ये लिपिड की लेयर जो होती है वो अपने
साइज़ को छोटा बड़ा करती रहती है, क्योंकि इसमें जब मॉलिक्यूल जब एंटर करते हैं या सेल के अंदर जब मॉलिक्यूल आते हैं तो सेल का साइज़ बढ़ेगा, तो ये इसको फ्लूइडिटी प्रदान करती है, इसको तरलता प्रदान करती है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन जो होती है वो इंटीग्रल स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ पर अपने को धब्बों के रूप में भी दिखाई देती है, जो उसको स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, ताकि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ क्या होती है, जुड़ जाती है फ्लूइड मोज़ेक जो उसके लिपिड मॉलिक्यूल हैं, जिसके कारण वो उसको स्थायित्व प्रदान करती है। जितना मर्जी सेल फूल जाए वो फटती नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी भी उससे बनी रहती है और फटने का भी उसमें चांस है वो कम होता है, यदि उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक सेल में मॉलिक्यूल एंटर करते हैं। जब उसके लेवल बढ़ जाता है तो सेल, वो तो भी उसी बात है कि फटेगी, लेकिन अपने एक लेवल तक वो सेल के साइज़ को मेंटेन रखती है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा पार्ट है पेरिफेरल प्रोटीन। इसमें से कुछ प्रोटीन का पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन, या इसको हम बोलते हैं टनल प्रोटीन। टनल मीन्स एक नाला या एक नलिका जिसके द्वारा हम कोई चीज़ का पासेज करते हैं, उसमें से कोई चीज़ गुजारते हैं। तो बाहर के मॉलिक्यूल जो लिपिड सोल्यूबल होंगे वो तो गुजर जाएंगे लिपिड बाइलेयर में से, वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर सोल्यूबल कोई मॉलिक्यूल है उसको ये लिपिड की लेयर जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो उसको अंदर आने से रोक देते हैं। इसलिए जो वाटर जो चैनल हैं, प्रोटीन के जो चैनल हैं, वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ आयंस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, बाहर के मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं और इस चैनल के थ्रू सेल के अंदर एंटर करते हैं। ये सेल के फंक्शन, इसके मेम्ब्रेन के फंक्शन में पड़ेंगे। इसके फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किस प्रकार से उसके फंक्शन है। तो आज हम इसकी स्ट्रक्चर ही समझेंगे भी इस वीडियो के अंदर। तो ये जो है टनल प्रोटीन या इसको चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ये क्या करती है, बाहर के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए कुछ आयनों के साथ जुड़कर, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, वहाँ से उसको एंटर करने के लिए उनको रास्ता देती हैं। इसके साथ साथ हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी ग्लाइकोसाइलेशन या लिपोसाइलेशन, हमने गोल्जी काय में पढ़ा था। गोल्जी काय के अंदर स्ट्रक्चर बनती है जो पैकेजिंग काम करती है, वहाँ ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा और लिपोसाइलेशन पढ़ा। तो वो क्या था, किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज का जुड़ जाना, किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ लिपिड का जुड़ जाना, वो एक कंपाउंड बनाते हैं। तो वो कंपाउंड जब बनते हैं सेल के अंदर तो वो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जुड़ जाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्रोटीन, मतलब कि वहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन भी हो रहा है और लिपोसाइलेशन भी हो रहा है। तो वहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ जुड़ती है, कुछ लिपिड स्ट्रक्चर भी वहाँ पर जुड़ जाती है, तो वो उस सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाती है और वो मिलकर स्ट्रक्चर बनाती है ग्लाइकोकैलिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो अलग अलग टर्म्स हैं, इनको समझना जरूरी है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जमा होता है, और कोलेस्ट्रॉल का पाया जाना एनिमल सेल का स्पेशल करैक्टर है। प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में कुछ स्थान पर क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कुछ प्रोटीन इस टाइप की होती है जो उसके साथ जुड़ी रहती है, तो वहाँ पर ये प्रोटीन के पार्ट जो हैं वो उसमें लिपिड के अंदर दसे हुए स्थिति में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। या ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको कुछ धब्बों के रूप में दिखाई दे रही है, इसलिए इसको बोलते हैं मोज़ेक। और लिपिड की लेयर जो होती है वहाँ पर उसको फ्लूइडिटी प्रदान करते हैं, उसको तरलता प्रदान करते हैं। लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के साथ अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, उनका साइज होता है कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मीन्स ये किन किन रूपों के अंदर सेल में पाया जाता है, इसमें क्या क्या रूप होते हैं, वो अपने आप किस प्रकार सेल को सेल के साथ जोड़ने के लिए अपने मॉडिफिकेशन करती है, अपने रूप को बदलती है, और रूप को किस प्रकार बदलती है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज इतना ही था, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे और मॉडिफिकेशन के बाद इसके फंक्शंस भी समझेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।